साल बदल गया लेकिन पाकिस्तान में सवाल नहीं बदले। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना को चुनौती देते हुए साफ कर दिया है कि शहबाज सरकार के लिए आने वाले दिन मुश्किलों में कटेंगे। तालिबान तो पाकिस्तान की सेना को चुनौती दे रहा है। राजनीतिक गलियारों से भी ये आवाज उठ रही है कि क्या पाकिस्तान की सेना प्रॉपर्टी डीलर बन गई है? क्या पाकिस्तान बनेगा अफगानिस्तान? इंशाअल्लाह ताला زر تر زر موږ تاسو هم دغه پاکستان پد حراکي او په دغه خاور موږ تاسو ته ازادي راکړي او دغه غلامي زنجیرونه زر تر زر دغه عوامو او دغه مسلمانانو नए साल की शुरुआत से ही पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपने मंत्रियों की नियुक्तियां कर ये बता दिया है कि अब वो पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ खुलकर जंग छेड़ने के लिए तैयार हैं। तालिबान ने शहबाज सरकार को नए साल का तोहफा देते हुए ऐसी नियुक्तियां की हैं जिसे माना जा रहा है कि ये सीधी चुनौती पाकिस्तान की सियासत को है। यही नहीं, टीटीपी ने अपने मंत्रियों के नामों की घोषणा भी कर दी है। इस बीच सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में तालिबान के आतंकी पाकिस्तान में जिहाद का ऐलान भी कर रहे हैं। टीटीपी का दावा है कि वो पाकिस्तान को आजाद करा लेंगे और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देंगे। इंशाअल्लाह ताला زر تر زر موږ تاسو هم دغه پاکستان پد حراکي او په دغه خاور موږ تاسو ته ازادي راکړي او دغه غلامي زنجیرونه زر تر زر دغه عوامو او دغه مسلمانانو। आपको बता दें कि टीटीपी ने अपनी नियुक्तियों में मंत्रालयों को बांटा है, जिसमें रक्षा, सूचना, राजनीतिक मामले, आर्थिक मामले, शिक्षा, फतवा जारी करने वाली अथॉरिटी, खुफिया विभाग भी बनाया गया है। साफ है इस खूंखार आतंकी संगठन ने ये नियुक्तियां बिल्कुल उसी तर्ज पर की हैं जैसे किसी देश की सरकार चलाने के लिए किया जाता है। खबरों के मुताबिक रक्षा की जिम्मेदारी मुफ्ती मुजाहिम के हाथ में सौंपी गई है, जो अमेरिका के आतंक की लिस्ट में भी शामिल है। इस मंत्रालय में 2 जोन हैं, जो पेशावर, मलकन, मर्दन, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, कोहाट और झोब जैसे इलाकों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यही नहीं, एक स्पेशल इस्तिशादी फोर्स भी इस मंत्रालय का हिस्सा है, जिसमें सुसाइड बॉम्बर्स का एक पूरा बेड़ा शामिल किया गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के इस ऐलान के साथ ही पाकिस्तान सरकार और सेना के माथे पर बल आ गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के मीडिया से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पाकिस्तान सेना पर जमकर हमला बोला जा रहा है। पाकिस्तान के मशहूर लेखक लाल खान का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान की सेना नहीं, प्रॉपर्टी डीलर है। आपको ये भी बता दें कि लाल खान का यह भाषण टीटीपी समर्थकों के सोशल मीडिया अकाउंट पर वायरल हुआ है, जिसमें वो लगातार बता रहे हैं कि पाकिस्तान सेना में भ्रष्टाचार कैसे घर कर चुका है। दूसरी ओर पाकिस्तान मीडिया में भी इस बात को लेकर पाकिस्तान की सेना की आलोचना हो रही है कि जो सेना पाकिस्तान के बजट का 1/3 हिस्सा पिछले 70 साल से इस्तेमाल कर रही है, वही तालिबान से लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने भी हाल ही में माना था कि अब तहरीक तालिबान के इरादे खौफनाक दिख रहे हैं। सनाउल्लाह के मुताबिक पाक अफगान सीमा पर 7 से 10 हजार लड़ाके मौजूद हैं, जबकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का आतंकी संगठन पाकिस्तान में बैन है। पाकिस्तान की शरीफ सरकार के मुताबिक टीटीपी के लड़ाकों के साथ साथ उनके परिवार के 25,000 सदस्य भी वहीं मौजूद हैं। टीटीपी का उद्देश्य पाकिस्तान में बंदूक के दम पर शरिया लागू करने का है। इसी को लेकर टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। कुछ महीनों से अगर आप देखें, उसने अपनी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, तो वो पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान की मिलिट्री सिक्योरिटी एजेंसी से लड़ने के माहौल में आ गया है। और ऐसे में आने वाले वक्त में विदाउट डाउट ये सारी बढ़ेंगे, इन सारी ये वायलेंस बढ़ेगा पाकिस्तान में। अब टीटीपी पाकिस्तान को तो पूरा कैप्चर कर नहीं सकता, परंतु टीटीपी ये कर सकता है कि नॉर्थ वेस्ट की जो प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज वगैरह है, वहां पे पाकिस्तान की सरकार की गवर्नेंस को इम्पॉसिबल कर दे।
हालांकि पाकिस्तान के साथ टीटीपी ने कुछ वक्त तक के लिए संघर्ष विराम कर दिया था, लेकिन नवंबर महीने से पाकिस्तान सेना और टीटीपी के आतंकियों के बीच संघर्ष काफी बढ़ गया है। दूसरी ओर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और इमरान खान के बीच हो रही खींचतान के चलते पहले ही राजनीतिक अस्थिरता पाकिस्तान के माथे पर लकीरें खींच रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। सवाल यह है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो फूल कहां से होए। यानी साफ है कि पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद की फैक्ट्री को खोला था, आज उसी वजह से टीटीपी जैसे आतंकी संगठन सर उठाकर पाकिस्तान सरकार को ही आंखें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का हाल अभी फिलहाल अफगानिस्तान जैसे तो नहीं होगा, परंतु सीरिया जैसे होता जाएगा। देखिए सीरिया में क्या है, सीरिया की भी पूरी देश बर्बाद हो गया है, परंतु वहां एक सेंट्रल गवर्नमेंट है हाफिज असद की जो खड़ी हुई है रशिया के सपोर्ट से। तो कहने को सेंट्रल गवर्नमेंट है, पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने देश को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सीरिया के अलग अलग हिस्सों में आतंक चल रहा है, आतंकियों के बेस बने हुए हैं। द खोरासन डायरी के को फाउंडर निजामुद्दीन खान टीटीपी की इन नियुक्तियों को अफगान तालिबान से जोड़कर देख रहे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने साफ लिखा, जैसे अलकायदा ने शल अवाब के सोमालिया पर कब्जे करने की क्षमता की घोषणा की थी, जिस तरह अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, ठीक उसी तरह टीटीपी ने भी पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लिए घोषणाएं की है। दरअसल साल 2015 से 2020 के बीच पाकिस्तान सेना ने सिलसिलेवार ढंग से टीटीपी को कुचल दिया था, लेकिन काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से तालिबान के हौसले बुलंद हैं। पाकिस्तान को अब डर इस बात का भी है कि कहीं पाकिस्तान के हालात अफगानिस्तान जैसे ना हो जाएं, जहां तालिबान राज ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक शहबाज सरकार और पाकिस्तान सेना ने तय किया है कि टीटीपी से अब सीधी बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि अब पीओके यानी कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा लहराने की बातें हो रही हैं। इस कदर लोग यहां पर परेशान हैं पाकिस्तान के जुल्म से। इसकी वजह है पीओके में बगावत जैसा माहौल, जिसे देख करके पाकिस्तान को पीओके गंवाने का भी डर अब लग रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चाहे फौज आए, चाहे पुलिस आए, चाहे रेंजर्स आए, हमारी जंग उससे भी है। की जमीन किसी पंजाबी ऐसी या डीसी के बाप की जागीर नहीं हो सकती। पाकिस्तान की सुपुर्दगी में हम गिलगित-बाल्टिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ उबल रहा लावा है। ये काला कानून नामंजूर, ये काला कानून नामंजूर, ये ऐसी गर्दी नामंजूर, ये ऐसी गर्दी नामंजूर, ये डीसी गर्दी नामंजूर, ये डीसी गर्दी नामंजूर, ये ऐसी गर्दी नामंजूर, ये काला कानून नामंजूर। 2023 की शुरुआत में आई ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जे करने वाले पाकिस्तान के लिए आंखें खोलने वाली तस्वीरें हैं। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के लिए ये तस्वीरें, ये बयान और ये गुस्सा समझने के लिए काफी हैं कि 2023 में पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा स्थानीय लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले। पिछले 76 सालों से इस्लाम के नाम पर बना हुआ इस मुल्क के अंदर न तो इस्लाम है, न जमहूरियत है, न कोई कानून है। ये पाकिस्तानी हुक्मरान इतने नाअहल हैं जिन्होंने अपना कोई कानून तक नहीं बनाया। या तो कानून अंग्रेज का चल रहा है या तो कानून डोगरा का चल रहा है। आप मुझे ये बताएं कि जिस डोगरा को आपने इस इलाके से जलील ख्वार करके भगाया था,
उसका कानून आज यहाँ नाफिज क्यों है? तो तुम जान लो कि वो डोगरा इनसे लाख दर्जे बेहतर था। तमाम कागजात के नक्शे, तमाम इंतजामी उमूर उन्होंने A1 करके बनाया था। लावा फूट चुका है और अब इस गुस्से के ज्वालामुखी को संभालना पाकिस्तान के बस की बात नहीं लग रही। हम आपको आगे बताएंगे आखिरकार क्यों ये गुस्से का लावा फूटा, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं सड़कों पर बड़ी तादाद में उतरे गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान के आवाम और फौज के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले सुनिए हजारों प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर रहा ये नेता किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक आखिरी लड़ाई के लिए लोगों को तैयार कर रहा है। आज 4 रोज से आप मुसलसल अंजुमन ताजरान के कॉल पर यहाँ पर जमा हो रहे हैं। हमने इस तहरीक को कामयाबी की तरफ लेके जाना है, तो यहाँ पर मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से मरकजी कायदीन को मशवरा दूंगा। 3 चीजें हैं जिससे ये तहरीक कामयाब हो सकती है। यहाँ गुमाश्ता हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर हो सकते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर मौजूद नौआबादियाती निजाम को तोड़ना है, तो हमें एक सिविल नाफरमानी तहरीक की तरफ जाना होगा। ये सभी प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि आई कार्ड को देखकर पाकिस्तान पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा करने बैठा है। अब उनको ये परिचय पत्र वापस कर दिए जाएं और पाकिस्तान से पूरी तरह पीछा छुड़ा लिया जाए। ये लोग कभी भी खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। देशहित में हमने अब तक आपको 3 खबरें दिखाई और ये तीनों खबरें पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी। जाहिर है आपने पाकिस्तान की जो तस्वीर देखी वो इस्लामाबाद में बैठी पाकिस्तान की हुकूमत भी देख और समझ रही है। यही वजह है कि शरीफ सरकार बौखला गई और बौखलाहट में वो गलत कदम उठा रही है। भारत की बढ़ती साख और जम्मू कश्मीर में बदलते माहौल से घबराए पाकिस्तान की शह पर काम करने वाले आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में फिर एक बार टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में फिर एक बार पहचान छुपाकर निर्दोष लोगों का कत्ल कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में पहले टारगेट किलिंग, अब आईईडी ब्लास्ट। हिंदुओं पर हमला कब तक? प्रदर्शनकारियों के बीच ये रोता बिलखता परिवार है रजौरी के उन लोगों का जिन्हें टारगेट कर आतंकवादियों ने अपनी गोलियों से निशाना बनाया। लगातार हो रही टारगेट किलिंग से लोगों का गुस्सा भी अब फूट पड़ा है। पीड़ित परिवार आतंकवादी घटना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। शवों को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि आतंकियों को सख्त सजा मिले। हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और उसी के शिकार कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित लगातार होता आ रहा है। जो ऐसा ये आक्रोश है कि जिसमें हम बयान नहीं कर सकते। पूरी ढांगरी में आग लगी हुई है और एलजी साहब से हम गुजरे रात की कि एलजी साहब यहाँ आइए, बताइए हमको कि हम कहाँ जाएं। आप लोग दिल्ली में बैठे हुए, जम्मू राज भवन में बैठे हो, यहाँ लोगों की हालत देखो क्या है। ये एलजी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, मोदी साहब एलजी साहब को फौरन यहाँ रजौरी में भेजिए। आरोपी की लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए आतंकियों ने आधार कार्ड चेक करने के बाद हिंदुओं पर अंधाधुंध फायरिंग भी की। हिंदू जो है मारे जा रहे हैं यहाँ पे, दिन दाड़े रात को दिन हो हिंदुओं पे कत्ल किया जा रहा है शरेआम। दिन दाड़े यहाँ पे हिंदू के घर पे ब्लास्ट हुआ है। देखो अभी 5 साल का बच्चा है, उसका आई कार्ड चेक करके मार रहे हैं, आई कार्ड चेक करके मार रहे हैं लोगों को। यही नहीं, लोग अब खुद ही इन आतंकियों को सबक सिखाने के लिए हथियार की भी मांग कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं,
ये जो आप एक छोटा सा बोरी कट्टा जिसे हम कहते हैं, इसके ऊपर ये जो खून का निशान देख रहे हैं, ये जब आतंकियों ने उन दोनों बाप बेटा पर हमला किया था उसके बाद जो खून निकला था, तो ये उसके निशान है। हम आपको घर के अंदर लेकर के चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस घर के अंदर जब दोनों बाप बेटा मौजूद थे, बाकायदा उनका आधार कार्ड देख करके पूछा गया उनके बारे में और उसके बाद उन पर गोलियां बरसाई गई। आपको दिखाएंगे, ये देखिए आप, ये घर के अंदर ये आप नीचे देख रहे हैं, ये खून के निशान है। यानी कि जब उनके ऊपर आतंकियों ने हमला किया, जिस तरह से खून उनका निकला, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं, निशान है। और ये इधर भी खून बिखरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के रजौरी सेक्टर के डांगरी में रविवार को हुए आतंकी हमले के बाद आज आतंकवादियों ने आईईडी से धमाका भी किया। इस धमाके में 2 मासूमों की भी जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हुए। घायलों को खुद स्थानीय लोग ही अपनी पीठ पर उठाकर एम्बुलेंस में ले जाते दिखे। बताया जा रहा है कि जिस जगह रविवार को टारगेट किलिंग हुई, उसी जगह के पास आतंकियों ने साजिश के तहत विस्फोट वाली जगह आईईडी ब्लास्ट किया। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने यहां घुसकर यहां 4 नौजवानों की हत्या कर दी और 8 से ऊपर लोग घायल किए। लेकिन अभी सुबह 10 बजे एक और बड़ा धमाका इसी गांव के इन्हीं घरों में हुआ है। इससे पहले भी रविवार को आतंकवादियों ने रजौरी के डांगरी इलाके में हिंदू गांव के लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। कर ये अटैक करते हैं, 2 लोग जो हमारे वहाँ पर रहते हैं, 2 को पहले जाके हिट करते हैं वहाँ पर। उसके बाद वहाँ से रास्ता नीचे थोड़ी ही दूर घर है, 50 मीटर के, वो दूसरे घर जाते हैं, ये वहाँ जाकर ये करते हैं, अटैक करते हैं। अस्पताल में मौजूद आईटीबीपी के जवान सुशील कुमार भी गमगीन है। छुट्टी बिताने घर पहुंचे सुशील के 2 भतीजों पर आतंकवादियों ने गोलियां बरसाई, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। बाहर निकले, फिर उन्होंने हमारे घर की तरफ फायर किया। जब हमने गेट बंद किया, फिर वो फायर करते करते नीचे निकले, फिर उनको जो रास्ते में मिला सबको मारते गए। टारगेट किलिंग को अंजाम देते समय जिस तरह से हमलावरों ने हमले की जगह, हमले के वक्त ही विस्फोटक भी प्लांट किया था और जो करीबन हमले के 14 घंटे के बाद फटा और 2 और मासूम जानें चली गई, तो कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर तो सवाल खड़े किए ही है, वहीं साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक नई चुनौती को भी जन्म दिया है। हालांकि अब सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। इस बीच घाटी में राजनीतिक बयान सामने आने लगे। हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क बना, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक सेक्युलर मुल्क बनाया। अभी और बात है कि उसको गोडसे का मुल्क बनाया जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं है, बेगुनाह है, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। ये बीमारी अब बहुत बढ़ गई है, सारे वतन में नफरत जिस तरह फैलाई जा रही है। बीजेपी ने एक बार फिर आतंकी घटना के बाद दोहराया कि कश्मीर को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अभी की मंडली और बेईमानों की कुंडली एक बार फिर एक्सपोज हुई है और एक बार फिर जनता ने जो सत्यमेव जयते पर अपनी पुख्ता मुहर लगाई थी, एक बार भारत की सबसे बड़ी अदालत ने उसमें मुहर लगाई है। नए साल की शुरुआत में आतंकवादी एक बार फिर घाटी में आतंक फैलाने के लिए अपनी नापाक साजिश को रच रहे हैं और अंजाम दे रहे हैं, जबकि सुरक्षा बल भी इनका लगातार सफाई करने के मिशन में जुटे हुए हैं। खालिद हुसैन और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब अगली खबर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर चोट करती है। राजधानी में 20 साल की लड़की को टक्कर मारने के बाद कार में बैठे 5 लड़कों ने 10 से 12 किलोमीटर तक चक्कर लगाए। इस दौरान लड़की उसी कार में घिसटती रही और उसकी मौत हो गई। अब इस घटना को लेकर के दिल्ली में कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस घटना से जुड़ी। मुझे लेके गई, 2-3 घंटे घुमाते रहे, मगर मेरे बच्चे से नहीं मिलवाया। रात करीब 2 बजे दिल्ली के सुल्तानपुरी में वारदात। 13 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा,
रात 3:24 पर पुलिस को कॉल। सुबह 4:11 पर गाड़ी ट्रेस। क्या ये महज हादसा था? साल के पहले दिन राजधानी दिल्ली से जो खबर आई उसने पूरे देश को झकझोर दिया। दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक स्कूटी सवार लड़की को कार ने टक्कर मारी और फिर करीब 10 से 12 किलोमीटर तक घिसटने के बाद कंझावाला में लड़की का शव मिला। अब सवाल ये है कि 10 से 12 किलोमीटर तक पुलिस के एक भी जवान ने गाड़ी में फंसा शव नहीं देखा। कैसे इस थ्योरी पर विश्वास किया जाए? दिल्ली की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सिस्टम किस मुंह से इस परिवार के सामने जाएगा? आ रही है, चुपके देख रही है सिविल वर्दी में, और फिर उससे बातचीत करने को कर रहे हैं तो फिर भाग जा रही है। क्यों भाग रही है? इस घटना के बाद आंसू और आक्रोश एक साथ है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में जिस परिवार की बेटी है, हम उसके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसने गाड़ी वाले ने मारा मुझे, तो मैं उसी गाड़ी के पास बैठी हूँ। मुझे ये नहीं पता मेरे बच्चे को इस गाड़ी ने मार दिया। परिवार ने बताया कि घर में कमाने वाली वो इकलौती लड़की थी। उसी की मेहनत की कमाई से घर चलता था। कोई हमारे घर में कमाने वाला नहीं है, मेरी अंजलि थी सिर्फ कमाने वाली। 10 से 12 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर सिस्टम घिसटता रहा। अब इस खबर ने सबको हिला दिया है। दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सुल्तानपुरी थाने के सामने लोगों की भीड़ जमा हुई। एलजी ऑफिस के सामने आप कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। उस रात गाड़ी में बैठे 5 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस को इन आरोपियों की 3 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई है। नीरज गौड़, प्रमोद शर्मा के साथ राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। फैटल एक्सीडेंट है और एक्यूज्ड के पार्ट पे ये गलती रही। आरोपी की गलती साहब, गलती क्या होती है? बस इतनी गलती थी कि उन शराबी दरिंदों ने एक लड़की को 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा। गलती थी कि उन्होंने एक घर की खुशियां उजाड़ी। गलती थी कि एक्सीडेंट करने के बाद मदद करने के बजाय वो भाग गए। नहीं जनाब, ये साधारण गलती नहीं, ये ऐसा अपराध है भारतीय दंड संहिता में जिसकी कोई माफी नहीं होती। म्यूजिक काफी हाई वॉल्यूम पे था, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया और सड़क भी उबड़ खाबड़ थी, इसलिए वो पता नहीं कर पाए कि गाड़ी के नीचे कोई व्यक्ति है या उबड़ खाबड़ होने की वजह से गाड़ी पे बम्प है। काफी दूर जाने के बाद उन्होंने रियलाइज किया और उसके बाद फिर बॉडी डिसेंटेंगल करके वहां से वो फिर भाग गए। बाद में हमने उनको पकड़ा है। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इस्टेब्लिश हुआ है वो ये है कि एक फैटल एक्सीडेंट है। ये दिल्ली पुलिस का बयान है जो 1 तारीख को मीडिया में दिया गया। जांच से पहले ही हमारी दिल्ली की दिलवाली पुलिस ने ये मान लिया कि ये महज एक हादसा है। तब तक न जांच हुई थी, न कोई टीम गठित हुई थी। बस घसीटने के बाद लड़की के शरीर का हाल देखकर इसे हादसा बना दिया। कल का हादसा जब आज की बड़ी खबर बनी, फिर हरकत में आई दिल्ली पुलिस। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में है। हादसे के कई घंटे बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाई है कि पीड़ित लड़की दुर्घटना का शिकार हुई है या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, जिसकी आशंका परिवार वाले जता रहे हैं। हालांकि अब पुलिस की पूरी जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी है, जिसके आधार पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा पाएगी और ये तय होगा कि आखिरकार पीड़ित लड़की के साथ हुआ क्या था।
आरोपियों की दलील और चश्मदीदों और परिवारों के बयानों की तुलना करें तो बहुत सवाल खड़े होते हैं। आरोपियों की दलील, लड़की के फंसने का अंदाजा नहीं, कार में तेज म्यूजिक बज रहा था, कार की स्पीड ज्यादा थी। चश्मदीदों का बयान, गाड़ी इलाके में घूम रही थी, कार में म्यूजिक नहीं बज रहा था, 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। म्यूजिक काफी हाई वॉल्यूम पे था, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया और गाड़ी में कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था। सच तो यही है कि शांति, सेवा और न्याय के ध्येय वाक्य वाली दिल्ली पुलिस सतर्क रहती तो उस लड़की को बचाया जा सकता था। जिस जगह पर लड़की को टक्कर मारी गई उससे महज 800 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना था। 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली के 2 जिले लगते हैं, लेकिन फिर भी किसी जिम्मेदार ने कुछ नहीं देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब चीन से जश्न और मातम की वो तस्वीर जिसे देख करके दुनिया का डर बढ़ गया है। पहला वीडियो चीन में नए साल के जश्न से जुड़ा हुआ है जो आप देख रहे हैं, और दूसरा वीडियो चीन के ही अस्पतालों का है जहां कोरोना इन्फेक्शन की वजह से बेड्स की कमी हो गई है। एक तरफ बीजिंग जैसे शहर है जहां पर कोविड का नया पीक आ चुका, तो दूसरी तरफ चीन के ही कई शहरों में कोरोना से डेथ रेट बढ़ रही है। इसके बावजूद बहुत ज्यादा लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए घरों से बाहर निकले, क्योंकि इससे पहले साल 2021 और 2022 में भी चीन के ज्यादातर इलाकों में सख्त पाबंदियां थी। इन दिनों चीन में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, अस्पतालों में मरीजों को जगह नहीं मिल रही है और मोर्चरी में भी शवों को रखने की जगह नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो चीन की सरकार ने बिना तैयारी के ही सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं और अब चीन से कोरोना की नई वेव शुरू होने का डर बढ़ गया है। इसीलिए भारत सहित दुनिया के करीब 13 देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध भी लगा दिए हैं।